नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव और मैं हूं कायनात अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। देहरादून से ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान। धामी सरकार ने वंदना कटारिया को दी बड़ी जिम्मेदारी। बड़ी खबर इस वक्त की, महिला एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर होंगी वंदना। बड़ी खबर इस वक्त की, भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया। वंदना कटारिया ने ओलंपिक में हैट्रिक लगाकर बनाया है रिकॉर्ड और सम्मान में उत्तराखंड की सरकार ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंपने का फैसला किया है। वंदना कटारिया होंगी ब्रांड एम्बेसडर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की ब्रांड एम्बेसडर होंगी वंदना कटारिया। उत्तराखंड सरकार का फैसला। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जो जुड़े हैं, कैलाश जोशी। कैलाश, जरा बताएं सरकार का ये जो फैसला है वो क्या है और कब ये ऐलान किया गया, ये घोषणा की गई? देखिए कायनात, आपको बता दूं कि आज जो है उत्तराखंड सरकार की ओर से तीलू रौतेली पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन था और उस आयोजन में 22 जो महिलाएं हैं उनको विशिष्ट कार्य करने के लिए जो है चुना गया। उनको आज तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी बीच जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की बेटी वंदना कटारिया, जो कि हरिद्वार जिले से आती हैं, उनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए उनको बाल विकास विभाग में जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषणा की है कि वो उत्तराखंड में जो है बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर रहेंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का ब्रांड एम्बेसडर उन्हें सरकार ने बना दिया है। खेल मंत्री भी पहुंचे थे वंदना के घर, उनके परिवार से उन्होंने मुलाकात की और सम्मान देने का जो है वो ऐलान भी किया था। इस बारे में जरा अगर आप हमें विस्तार से बता सकें। अब बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री व खेल मंत्री अरविंद पांडे जो हैं वो हरिद्वार जिले के दौरे पे थे और हरिद्वार जिले के दौरे पे रहते हुए वो आज वंदना कटारिया के आवास पर पहुंचे और उनको उनके परिजनों को, घर वालों को शुभकामनाएं दी और उनको जो है बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि जो है जो उत्तराखंड के जो बच्चे हैं, भारत के जो बच्चे हैं जिन्होंने ओलंपिक में प्रदर्शन किया है, उनसे उत्तराखंड के जो और नए बच्चे हैं उनको काफी मोटिवेशन मिलेगा और उनमें एक जोश भरा जाएगा उनके इस जीत से, ताकि आने वाले भविष्य में जो भी ओलंपिक हो उसमें उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत के जो खिलाड़ी हैं जी वो बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लें। कैलाश जी, जरा और इस बारे में विस्तार से हम चाहेंगे और बताएं कि इस खेल को, खिलाड़ियों को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? क्या इस बारे में भी कोई फैसला हुआ है? इसके अलावा जो और दूसरे खिलाड़ी हैं उन्हें किस तरह से सरकार जो है प्रोत्साहित करने वाली है? बिल्कुल कायनात, मैं आपको बता दूं कि चाहे भारत सरकार की बात करें, भारत सरकार के खेल मंत्रालय की बात करें या प्रदेश सरकार की बात करें, प्रदेश सरकार में खेल मंत्री अरविंद पांडे हैं, वही शिक्षा मंत्री भी हैं, उनके पास ही खेल डिपार्टमेंट है। वे लगातार जो है प्रदेश में कैसे बच्चों में खेल के प्रति अच्छा प्रदर्शन हो, उनको किस तरह की कोई जो है सुविधाओं की कमी ना हो, इस पर लगातार जो है उत्तराखंड की सरकार काम कर रही है। और जो है ऐसे जो बच्चे हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, जो बाहर की कंट्रीज में जाके अपने उत्तराखंड का, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को जो है अच्छी उपाधि देकर सरकार जो है सम्मान देने का कार्य कर रही है। साथ ही सरकार की उन लोगों से अपेक्षा भी ये है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उन लोगों को उनसे मोटिवेशन मिलेगा, उनसे ट्रेनिंग मिलेगी, ताकि जो और युवा बच्चे हैं वो भी खेल के प्रति अपना रुख अग्रसर कर सकें। एक और सवाल यहाँ पर कैलाश जी, जब वंदना कटारिया के परिवार को इस बात की जानकारी दी गई कि वंदना जो है वो अब महिला खेल विभाग, माफ कीजिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की जो है ब्रांड एम्बेसडर होंगी, तो उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये गर्व का क्षण होता है किसी भी परिवार के लिए कि अगर किसी का बच्चा अच्छा प्रदर्शन करके आ रहा है और उसको और जवाबदारी सरकार की ओर से दी जा रही है, तो ये एक
ऐसा क्षण होता है कि जिसमें खुशी के ठिकाने नहीं रहते। लेकिन लगातार जिस तरीके से 2-3 दिन के अंदर, चाहे भारत सरकार की बात करें, चाहे हरियाणा सरकार की बात करें, चाहे पंजाब सरकार की बात करें, चाहे उत्तराखंड सरकार की बात करें, लगातार जब टोक्यो से अच्छी खबरें सुनने को मिली, तो लगातार हमारे जो भारत सरकार है, चाहे राज्य सरकारें हैं, चाहे उत्तराखंड सरकार की अगर हम बात करें, तो सभी ने जो है बढ़ चढ़कर इन जो प्रतिभागी थे उनके मनोबल में कोई कमी नहीं छोड़ी, उनको प्रोत्साहन देने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसा कि आपको पता है कि काफी लंबे समय के बाद गोल्ड मेडल भारत को मिला है, तो इससे आने वाले समय में जो है और आशाएं भारत की मजबूत हो गई हैं। और इन लोगों के भारत लौटने के बाद इन लोगों से जो है यहाँ के जो बच्चे हैं, नवयुवक बच्चे हैं, जो खेल के प्रति बिल्कुल उनके लिए जरूर जो है वो प्रेरणा का स्रोत रहने वाले हैं हमारे ये खिलाड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जोशी जी से तमाम जानकारी के लिए। तो महिला हॉकी टीम का ये प्रदर्शन ओलंपिक के इतिहास में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा था और यही वजह है कि जब वंदना कटारिया लौटेंगी तो उन्हें सम्मान के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की ओर से दी जाएगी। उधर देहरादून में तीलू रौतेली पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास की ओर से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या मौजूद रहीं। बता दें कि कार्यक्रम में 22 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया। उनकी सहायता करने का काम किया है। उनके प्रोत्साहन के लिए 23 लोगों को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और साथ में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने विभाग की योजनाओं को छोटे बच्चों तक पहुंचाने का काम किया है, आम जनता सामान्य जनता तक पहुंचाने का काम किया है, गरीब बच्चों के पोषण का काम किया है, उनको भी जो है इसमें सम्मानित किया है। तीलू रौतेली पुरस्कार को लेकर आप पार्टी ने सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आप प्रवक्ता संजय भट्ट ने बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को पुरस्कार दिए जाने पर सवाल उठाए। संजय भट्ट ने पार्टी कार्यकर्ताओं को पुरस्कार दिए जाने को वीरांगना का अपमान बताया। कि हमारी राज्य की वीरांगना तीलू रौतेली जी, जिन्होंने 15 से 20 साल की उम्र में 7 युद्ध लड़े, 15 से 20 साल की उम्र में 7 युद्ध लड़े और जीते, चांदकोट से लेकर सल्ट तक जीता, क्या उनके नाम से जो पुरस्कार वितरण कर रही है सरकार, उसका राजनीतिकरण होना चाहिए था? इस प्रकार से इन महिलाओं को, जो भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हैं, उनको उत्तराखंड का तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जाना चाहिए। यह सवाल खड़ा होता है भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार पर कि यह कैसा चयन है। क्या जिला समितियां और प्रदेश समिति जो तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए चयन करती हैं, वो सक्षम है चयन करने में? उनके ऊपर भी बड़ा सवालिया निशान है। उधर दूसरी ओर मसूरी में पासिंग आउट परेड और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। समारोह में 53 अधिकारियों ने बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद देश सेवा की शपथ ली। इस दौरान भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा प्रकाशित हिस्ट्री ऑफ आईटीबीपी नामक एक विशेष पुस्तक का विमोचन किया गया। सीएम ने युवा अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि आईटीबीपी का साहस, दृढ़ संकल्प, शौर्य और बलिदान का गौरवशाली इतिहास रहा है। देश की आन बान शान के लिए काम किया है। आज जो 53 परीक्षण लेकर जो 53 यहाँ की कंपनी कमांडर अब से वो तैनात होने वाले हैं, उन सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आईटीबीपी का नाता उत्तराखंड से बहुत गहरा है और जो चाहे वो केदारनाथ की आयु आपदा हो या आने वाला कोई भी डिजास्टर हो, हर समय आप लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। हम अच्छा समन्वय स्थापित करेंगे और आईटीबीपी को जो भी उत्तराखंड सरकार से शिक्षा होगी उसको हम प्राथमिकता के आधार पर उनका निस्तारण करेंगे, हर संभव सहयोग करेंगे आपस में मिलकर। उत्तराखंड का मानसून सत्र 23 अगस्त से शुरू होने वाला है। सत्र के लिए तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सत्र को लेकर खबरपात से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद।
सर, ये जानना चाहूँगा कि 23 तारीख से विधानसभा का सत्र चालू होने वाला है, क्या क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, विधानसभा के सत्र की तैयारियां पूरी हैं और 23 तारीख से अपने इसी देहरादून में विधानसभा का सत्र शुरू होगा और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सत्र ये जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद भी हो रहा है। कोरोना का जिस प्रकार से प्रकोप रहा और वो सारी समस्याएं सामने रही, लेकिन सारी तैयारियों को हम लोग कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे पूरी तैयारियां करेंगे और सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। सर, अगर विकास के मुद्दों को लेकर अगर बात करें तो कितने क्वेश्चंस अब तक विधानसभा में जो है आ चुके हैं? अभी आज तो क्योंकि इतवार है, परसों तक हमारे पास 697 प्रश्न आ चुके थे विभिन्न माननीय विधायकों के माध्यम से और अभी तो ये क्रम जारी है, अभी और भी आएंगे। सर, अगर कोरोना प्रोटोकॉल की अगर बात करते हैं तो कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर इस बार क्या खास तैयारियां विधानसभा सत्र के अंदर है? मैं ये सोच रहा हूँ कि भगवान न करे कोरोना की कोई प्रकोप और बढ़े। अभी तक चूँकि नियंत्रित है, लेकिन अभी हालात को देखते हुए हम उस तरह की तैयारी करेंगे। यदि माना ये लगा कि हमें कोरोना के मद्देनज़र ही वो कार्यक्रम करना है, तो हमने इससे पहले भी 2 सत्र चलाए हैं और ये तो तब भी चलाए थे जब कोरोना अपनी पीक पे था। तो अब तो कोरोना बहुत नियंत्रित है। ऐसी स्थिति आई तो हम वो प्रोटोकॉल का भी फॉलो करेंगे और उसी तरह से तैयारी करेंगे जो आज से पहले हमने 2 सत्र पहले की थी। मुझे लगता नहीं कि उन तैयारियों में हमें कोई दिक्कत आई, क्योंकि हम 2 बार पहले कर चुके हैं। यानी कि ये माना जाए कि जो पिछले सत्रों में जो देखने को मिला वो इस बार नहीं होगा, सदन जो है सामान्य तौर से चलेगा। अब सदन कैसे चलेगा ये तो माननीय विधायकों पर निर्भर करता है, लेकिन मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि ज़्यादातर अभी तक मेरे इस 4.5 साल के कार्यकाल में सत्र 1-2 बार को छोड़ दूँ तो बहुत व्यवस्थित भी चले हैं और बहुत शांतिपूर्ण चले हैं। और मैं सभी माननीय विधायकों से आपके माध्यम से अपील भी कर रहा हूँ कि ये सत्र भी अच्छा जाए, अपने सवाल, अपनी बात, अपने जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि ये मौके बहुत कम मिलते हैं और जब मिलते हैं तो उसका हम पूरा फ़ायदा उठाएं। सरकार से सवाल करें, सरकार उसमें फिर अपना जवाब दे और शालीनता से और बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो भी माननीय विधायक के हैं वो इसमें आने चाहिए। समय देने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट मयूर उपाध्याय के साथ मैं कैलाश जोशी, खबरफास्ट, देहरादून। उत्तराखंड में रक्षाबंधन को लेकर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत देहरादून के राजेंद्र नगर वार्ड से की गई, जहां कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। इस दौरान महिलाओं ने कैबिनेट मंत्री को रक्षा सूत्र बांधा और मिठाई खिलाकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हमारा प्रदेश मातृशक्ति की कुर्बानियों और संघर्ष की देन है। रक्षाबंधन तो 22 को है। मेरी विधानसभा में इन्हीं में विधायक बनने से पहले हर वर्ष हम राखी के त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। पिछली बार कोरोना में हम उसकी मना पाए, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन एक जगह हम ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, इसलिए हम कई पार्टों में इसको आज जगह जगह कर रहे हैं। आज यहाँ पर करीब 1.5 वार्ड का एक कार्यक्रम यहाँ पर है। इस अवसर पर मैं प्रदेश की अपनी बहनों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। इस राज्य को बनाने के योगदान में बहनों की बहुत भूमिका रही है। मुझे याद है कि आंदोलन में इस प्रकार से हमारी बहनों ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया और मैं ये कहूँ कि राज्य हमारी इन बहनों की देन है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस अवसर पर मैं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सारों को पट देश के संग हरियाणा। हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया और लठ क्या भाले वाला लठ गाड़ दिया। देश के संग हरियाणा, देश के संग हरियाणा, हमने तिरंगा फहराना, देश के संग हरियाणा। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें।
आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देवभूमि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नीरज चोपड़ा के ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने पर आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। आज का दिन भारत के लिए गौरवपूर्ण दिन, महान दिन। आज हमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। 13 वर्षों के बाद फिर हमको स्वर्ण पदक मिला। टोक्यो की धरती हमारे लिए पदकमय रही है। आज स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसकी माता पिता को धन्यवाद देता हूँ और उसकी रेजिमेंट जिनके वो जेसीओ हैं, राजपूताना राइफल, उनको राजपूताना राइफल को जो हमारी गौरवपूर्ण सैन्य टुकड़ी है, उसको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। खेल मंत्री अरविंद पांडे ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के परिवार से मुलाकात की। खेल मंत्री ने परिवार को शॉल भेंट कर बधाई दी। खेल मंत्री ने कहा कि परिवार के संघर्ष के चलते ही उत्तराखंड की बेटी ने ये मुकाम हासिल किया है, जिसके लिए पूरा परिवार बधाई का पात्र है। खेल मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आने पर वंदना कटारिया का भव्य स्वागत किया जाएगा। खेल मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार वंदना कटारिया के सम्मान में राशि देने पर विचार कर रही है। वंदना कटारिया जो इस देश की वो खिलाड़ी है कि जिसने अपने देश हिंदुस्तान के साथ साथ उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। मैं इस बेटी को उत्तराखंड प्रदेश सरकार की तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड की प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से मैं उस बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। विश्व में हिंदुस्तान का लोहा मनवाया हमारी बेटियों ने, इसमें वंदना कटारिया का। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि वंदना कटारिया ने जो प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है, उसके सम्मान में सरकार बहुत कुछ करेगी। रोशनाबाद गांव और रानीपुर विधानसभा के सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गौरव की बात है कि हमारी बहन वंदना कटारिया ने हैट्रिक बनाकर ओलंपिक के अंदर और भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचाने का काम किया है। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और पूर्व में भी वंदना चाहे वर्ल्ड कप रहा हो, एशियाड रहा हो, उन सब में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है और ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। युवा संवाद कार्यक्रम के जरिए कर्नल कोठियाल युवाओं तक पहुंच रहे हैं और इसी कार्यक्रम के तहत आज कर्नल कोठियाल गजा पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। कर्नल कोठियाल ने युवाओं से संवाद के दौरान कहा कि पहाड़ों पर जीवन मुश्किल भरा होता है, लेकिन इसके बावजूद मौजूदा सरकार ने पहाड़ों में विकास को लेकर कोई काम नहीं किया है। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा वर्कर्स पिछले एक हफ्ते से धरना प्रदर्शन कर रही हैं और अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा वर्कर्स ने काम का बहिष्कार किया है। आशा वर्कर्स को कांग्रेस पीसीसी सदस्य सुनीता टमटा ने अपना समर्थन दिया और सरकार से आशा वर्कर्स की मांगें पूरी करने की अपील की। देखिए, मैं कहना चाहूँगी ये संवेदनहीन जो सरकार है, आशाओं को निराश ही किया है सरकार ने।
और जो हमारी आशा बहनें हैं, जबकि कोविड जैसी महामारी के समय में अपनी जान को जोखिम में डाल के उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं और वो अपनी मांग को लेके बिल्कुल सही मांग को लेके सरकार से अपनी बात बना रही है। और सरकार जो है वो सोई हुई है, नींद से जाग नहीं रही है। डबल इंजन की सरकार है, कहती है कि विकास होगा, महिलाओं की बात करती है, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि एक हफ्ता हो गया है और हमारी जो बहनें हैं ना, उनको मानदेय की तरफ उनकी जो सुनवाई हो रही है, किसी भी तरीके से जो है सरकार सुन नहीं रही है। जो हमारी बहनें हैं वो उनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले और उनका मानदेय तय हो, सरकार जल्द से जल्द फैसला ले इसमें। देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्य को लेकर जिला अधिकारी आर राजेश कुमार सख्त नजर आ रहे हैं। जिलाधिकारी ने अधीनस्थ कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों को स्मार्ट सिटी के कार्य की जिम्मेदारी दी गई है वो लगातार फील्ड की मॉनिटरिंग करने का काम करेंगे। देखिए, स्मार्ट सिटी पे मैंने अपने जितने भी अधीनस्थ हैं सबको स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि सब लोग फील्ड में रहेंगे, फील्ड में जाके अपने स्तर पे तेज़ी काम जो है निपटाएंगे। और जनता के सहूलियत के लिए मैंने हर जहाँ पे भी बोर्ड्स लगे हुए हैं स्मार्ट सिटी के बोर्ड्स, वहाँ पे एक मैंने ठेकेदार की ओर से भी, कंस्ट्रक्शन एजेंसी की ओर से भी एक नंबर प्रदर्शित करने के लिए कह दिया है। और जनता और एक कंप्लेंट रजिस्टर डायरेक्टली हर साइट पे रहेगा, तो हर साइट के लिए आपके पास नंबर्स होंगे जिसमें जनता डायरेक्टली कॉल कर सकती है और वो इश्यूज वहीं पे वहीं जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। सरकार हर परिवार को पक्का मकान देने की पहल कर रही है, लेकिन सरकार की ये योजना जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रही है। मंगलौर के नगला चीना गांव में कई परिवार आज भी मिट्टी के बने घरों में रह रहे हैं और बरसात के दिनों में परिवार के लिए गुजर बसर करना और कठिन हो जाता है। परिवारों ने प्रशासन से मदद करने की गुहार लगाई है। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर एएसडीएम ने मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया है। रात के टाइम हमारा घर गिर चुका था और इसलिए हम पड़ोसियों का डेर हम इसलिए डर रहते हैं। इसमें दूसरे घर रखे बरसन बच्चे भी कोई लाभ नहीं मिला जी। हम आज लो कुछ भी कोई अधिकारी ना, कोई अधिकारी आ, कोई कुछ भी कोई नहीं आए है देखना। क्या चाहते हैं अजी? बस हम तो चाहते जी हमारे मकान बने चाहिए। देखिए, प्रकरण आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। अगर किसी व्यक्ति के मकान की आपदा से क्षति हुई है तो किसी के द्वारा अगर ऑपरेशन मूव की जाती है तो उसको प्रॉपरली और इमीडिएटली दिखवाया जाएगा। और बाकी उस क्षेत्र में आपके द्वारा बताया गया है तो लेखपाल के माध्यम से उसको चेक भी करवाया जाएगा। बाजपुर में नगर पालिका में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियों की हड़ताल हफ्ते भर बाद भी जारी है। कर्मचारी सरकार से स्थायी रोजगार की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि 32 साल की सेवा के बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में कर्मचारियों ने प्रशासन को 9 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद 10 अगस्त को कर्मचारियों ने सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दी है। और सरकार सच में आंखें मूंद के बैठी हुई है और अभी तक हम एक कर्मचारी जो आचार संहिता होता है उसका पालन करते हुए बड़े शांति प्रिय से यहाँ बैठे हुए हैं। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात को सुन ले, वरना जो हमने कह रखा है उस पर तो हम पूर्ण रूप से कायम हैं। साथ साथ हम जनता, बाजपुर की जनता, सम्मानित जनता से भी ये निवेदन करते हैं कि वो भी हमारे पक्ष में, इन जो आंख बंद करके बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नेता, सरकार जो चला रहे हैं खजूर के पेड़ की तरह, न इनकी छाया नज़र आ रही है न इनका फल ही मिल रहा है खाने को, इनको समझाएं, इनको सद्बुद्धि की राह पर ले जाने की कोशिश करें। उत्तराखंड की थराली के रामलीला मैदान में थराली व्यापार संघ के व्यापारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संदीप रावत ने की। बैठक में थराली व्यापार संघ के व्यापारियों ने अपनी समस्याओं के समाधान पर चर्चा की। इसके साथ ही कई प्रस्तावों पर भी इस दौरान चर्चा की गई। व्यापार मंडल की ओर से कोरोना महामारी को देखते हुए साप्ताहिक बंदी का प्रस्ताव रखा गया। इसके अलावा महीने के दूसरे और चौथे रविवार को व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। हमारी जो आज व्यापार संघ थराली की जो बैठक थी
उसमें हमने 2-3 मुद्दों पे 2-3 बिंदुओं पे चर्चा हुई हम सब व्यापारियों की बैठ के। उसमें प्रथम मुद्दा तो ये था कि एक साप्ताहिक बंदी को लेके जो व्यापारियों में रोष था कि भाई हम छोटे व्यापारी हैं, किराया देना पड़ता है, तो साप्ताहिक बंदी को न करते हुए हमारी जो है कि मंथ में 2 बार बंदी का हमने निर्णय लिया। दूसरा, जो व्यापार हमारा फेरी फड़ वाले बाहर से आए हुए व्यापारी प्रभावित करते हैं, बिल्कुल पोटली बात के जो है कि गांव-गांव में जो है कि फेरी लगाते हैं, फड़ लगाते हैं और चोरी छुपे माल बेच देते हैं विदाउट जीएसटी, बिना टैक्स दिए हुए, किसी प्रकार का कोई कर लाभ दिए हुए जो कि अपना व्यवसाय करते हैं, उनको बिल्कुल पूर्णतः बंद करने की मांग आज हम व्यापारियों ने की है। इसके लिए हम माननीय उप जिलाधिकारी महोदय और एसओ साहब को भी जो है कि ज्ञापन देंगे और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा कि कोई इस तरह के बाहरी व्यक्ति यहाँ पर फड़, फेरी और अन्य व्यवसाय न कर पाए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत।